बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड के फर्स्ट एनुअल के 2025 के पेपर्स का आगाज़ इंशाल्लाह ट्यूसडे से हो रहा है। 10th क्लास का पहला केमिस्ट्री का पेपर है। तो केमिस्ट्री के लिए इससे पहले मैं फुल बुक के जो MCQs हैं उनकी एक वीडियो बना चुका हूँ। स्टूडेंट्स ने मुझे कुछ कहा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी कोई वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूँ, तो मेरा इरादा था कि एक पेपर बना दूँ आप लोगों को केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पूरा पेपर एक फुल लेंथ पेपर बना दूँ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ, चैप्टर्स बता देता हूँ और फिर पेपर भी एक शेयर आपके साथ कर दूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने का ये मकसद नहीं है कि आई नो या कोई भी एक ऐसा बंदा कहे कि मुझे पता है पूरा पेपर कैसा आएगा। सिर्फ आप लोगों को एक गाइड ये करने के लिए कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये बताने के लिए, ठीक है। तो होपफुली उनमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे जो टॉपिक्स आपको बताएंगे। अब सबसे पहले मैं चैप्टर्स बता देता हूँ इस बुक के ही जो हम फॉलो कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जिनमें से मेजॉरिटी पेपर आपका बनता है। तो याद रखिए जो ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स ये दो हैं, ये प्रॉब्ली ये सबसे इंपॉर्टेंट ये दो चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स अलॉन्ग विद इट केमिकल इक्विलिब्रियम एंड एसिड बेस। ये पहले चार हैं, इनमें से आपका ये समझिए 50% पेपर बन जाएगा। बाकी लॉन्ग के लिए केमिकल इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वाटर में शॉर्ट कुछ क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो साथ साथ अभी बताता जाता हूँ आपको। तो क्विकली हर एक चैप्टर में से टॉपिक्स और ब्रीफ सा उनका तैयार रखने का आपको तरीका भी बता देता हूँ। तो इसमें 1-2 सालों से क्वेश्चन ही है लॉ ऑफ मास एक्शन का, तो ज़रूर देखिएगा लॉ इटसेल्फ है क्या लॉ ऑफ मास एक्शन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। और इसमें से ऑब्जेक्टिव भी और बी सेक्शन में से भी हमेशा क्वेश्चंस 1-2 ज़रूर आते हैं, 1-2 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और बी सेक्शन में 1 से 2 क्वेश्चंस इसके आते हैं। अब उसमें क्वेश्चन क्या ज़्यादातर पूछा जाएगा, आपको कोई रिएक्शन बता दिया जाएगा, उसका फॉरवर्ड रिएक्शन लिखें, रिवर्स रिएक्शन लिखें, उसका केसी की एक्सप्रेशन बनाएं और फिर केसी के यूनिट्स भी लिखें। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ये जो सेल्फ असेसमेंट लिखी हुई है इनके अंदर जो इक्वेशंस हैं इन इक्वेशंस की आपने पूरी तरह प्रैक्टिस करनी है। इन्हीं इक्वेशंस की 9.2 के अंदर देख लीजिए ABCD ये इक्वेशंस जितनी लिखी हुई हैं इन सब के लिए आपने फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन तो प्रॉब्लम नहीं है, केसी का एक्सप्रेशन सबका बनाने की प्रैक्टिस करें और उसके बाद उसके यूनिट्स। एक्सप्रेशन तो बहुत ही आसान होता है कि आपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लिखना होता है न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर आपने लिखना होता है रिएक्टेंट्स को और उनकी कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर आपने लिखनी होती है। फिर केसी के यूनिट्स के लिए भी शॉर्टकट ये है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स काउंट कर लेने हैं। तो लेफ्ट साइड पे जैसे ये ए इक्वेशन इसमें 4+1 5 मोल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पर टोटल मोल्स, और राइट हैंड साइड पर टोटल मोल्स कितने 4 हैं। तो चूंकि रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में 5, तो डिनोमिनेटर ज़ाहिर बड़ा है, तो जो केसी के यूनिट्स आएंगे वो डिनोमिनेटर में आएंगे, यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब इन द डिनोमिनेटर आएगा। तो ओवरऑल केसी के यूनिट्स बनेंगे पर मोल डेसीमीटर क्यूब। तो इसी तरह इन सब की भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा और क्वेश्चन इंशाल्लाह इसमें से इस दफ़ा भी पेपर में आएगा। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों कंडीशंस आपने लिखनी होंगी अगर आपसे कंडीशंस के बारे में पूछा जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इसके बाद आगे यूजेस हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। इक्विलिब्रियम के यूनिट्स का मैं बता चुका हूँ आपको, तो ये सॉल्व एग्जांपल्स भी देख लेंगे। होपफुली आप लोगों ने अभी तक ये प्रैक्टिस कर ही ली होगी। सेल्फ असेसमेंट 9.3 में भी जो इक्वेशंस 4 हैं इन चारों की कैसी एक्सप्रेशंस बनाए उनके यूनिट्स लिखें चारों के, और ऐसी इक्वेशन भी देखें जिसमें नो यूनिट्स आता है। नो यूनिट्स क्यों आता है नो यूनिट्स, इस वजह से जैसे नंबर 1 में देखें इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, तो लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स में टोटल मोल्स है 2 और राइट साइड पे है 2, तो अगर दोनों साइड में मोल्स बराबर हो जाएं तो इसके केसी के यूनिट्स नो यूनिट्स आएंगे इसके। अच्छा जी आगे चलें। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंस के 4 पॉइंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और शॉर्ट में भी ये ज़रूर करते हैं इस चैप्टर में से। आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, एसिड और बेस। इसमें आपने कॉन्सेप्ट्स जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड और लिविस का है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड और लिविस का। लेकिन आपके जहन में कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, बहुत आसान है कॉन्सेप्ट्स के। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या है कि जो सोल्यूशन के अंदर H+ आइंस देता है सब्सटेंस वो आर्हीनियस होता है, जो OH नेगेटिव देता है वो बेस होता है। तो क्वेश्चन अक्सर ऐसे आता है कि ये फलां सब्सटेंस है, जैसे अमोनिया है फॉर एग्जांपल, अमोनिया को हम आर्हीनियस का बेस क्यों नहीं मानते, इसलिए कि अमोनिया के अंदर कहीं पे OH है ही नहीं,
सोल्यूशन के अंदर OH नहीं प्रोड्यूस करेगा इसलिए, लेकिन ये अमोनिया जो है वो बेस है अकॉर्डिंग टू लिविस एंड लॉरी ब्रॉन्स्टेड, बिकॉज इट कैन आइदर एक्सेप्ट अ प्रोटॉन और इट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाकी जो दोनों हैं वो यही है ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ये है कि H+ आइंस जो डोनेट कर सकता है वो एसिड है और जो एक्सेप्ट कर सकता है वो बेस है। अगर एग्जाम्पल नहीं कोट की हुई तो सबसे आसान एग्जाम्पल होती है HCl और H2O के रिएक्शन की। इस कॉन्सेप्ट में भी ब्रॉन्स्टेड लॉरी में भी और लेविस में भी यही एग्जाम्पल कोट कर लें। इसमें H+ आइंस के लिहाज से एक्सप्लेनेशन दे दें और उसमें इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से एक्सप्लेनेशन दे दें, अगर कोई खुद से उन्होंने कोट नहीं की। लेकिन अगर उन्होंने डायग्राम कही है कि स्पेसिफिकली ये बताएं कि व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद वाटर या व्हेन AlCl3 रिएक्ट्स विद एनी सब्सटेंस या व्हेन HCl रिएक्ट्स विद एनी सब्सटेंस, तो फिर वही आपसे कोट करनी होगी। बाज़ औक़ात ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है, आइडेंटिफाई द ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड द ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। और आइडेंटिफाई में सिर्फ ये नहीं कि टिक करके बता दिया ये एसिड है और ये बेस है, नो, आपने आइडेंटिफाई करने से पहले लिखना है कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अंदर एसिड ये सब्सटेंस है जो H+ आइंस डोनेट कर सकता है, बेस वो सब्सटेंस है जो गेन कर सकता है। फिर बताना है कि यहाँ पर चूंकि H2SO4 में H जो है H2SO4 जो है वो हाइड्रोजन का आइन जो है वो डोनेट करता है वाटर को, तो इसलिए एसिड है, और वाटर चूंकि एक्सेप्ट करता है तो इसलिए ये बेस है। सिमिलरली दैट गोज़ फॉर लिविस और लॉरी ब्रॉन्स्टेड, जैसे मैंने कहा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिविस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक रिएक्शन के ऊपर ज़रूर इसको आपने प्रैक्टिस करनी है स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की। उसके बाद आगे आएगा सॉल्ट्स के टॉपिक के अंदर हाँ pH आ गया। pH के अंदर जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है वो क्या है, आपको H+ आइंस की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, बताना है कि ये सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है। तो अगर H+ आइंस की कंसंट्रेशन गिवन है आपको, लेट से आपको कंसंट्रेशन गिवन है 3 × 10⁻⁻⁴ ऐसे गिवन है, या 1 × 10⁻⁴, तो आपने क्या करना है उसका नेगेटिव लॉग ले लेना, यानी जो भी नंबर गिवन होगा उसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे। तो नेगेटिव लॉग अगर H+ आइंस की कंसंट्रेशन का लेंगे तो वो pH आ जाती है, और अगर pH की वैल्यू 0 से 6 तक है तो वो एसिड है, अगर 8 से 14 तक है वो बेस है। और अगर OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो उसमें से पहले आपने H+ आइंस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली है, उसको सब्ट्रैक्ट करके 1 × 10⁻⁴ में से। ऑब्जेक्टिव में एक MCQ आया था, मैंने वहाँ पे डिटेल से बता दिया था आप लोगों को। फिर सॉल्ट्स के अंदर इक्वेशन को बैलेंस करना, इक्वेशंस राइट करना और बैलेंस करना। ऑब्जेक्टिव के लिए इंडिकेटर्स के कलर्स के यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, वो जरूर देखिएगा। ये देख लीजिए, ये डायग्राम या नीचे जो एक टेबल बना हुआ है, ये कि जो मिथाइल है वो उसका कलर एसिड के अंदर क्या होता है, मिथाइल रेड का, और बेस के अंदर क्या होता है। इसी तरफ नॉफ्थलीन ब्रोमोथाइल वो ब्लू का कलर क्या होता है, और फिनॉफ्थलीन का कलर क्या होता है एसिड के अंदर, और वो कलर चेंज कैसे होता है, ये उसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए। और सॉल्ट्स में इक्वेशन को बैलेंस करना, यू शुड नो हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन। सॉल्ट की प्रिपरेशन के मेथड्स हैं, उनमें भी मकसद क्या है, इक्वेशन को बैलेंस करना। वैसे मेथड्स खुद से लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के मेथड्स सारे नहीं, 2 मेथड्स कोई से लिखें। तो अगर एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट बनता है, अगर मेटल और एसिड रिएक्ट करे तब भी सॉल्ट बनता है, और अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट करें मेटल के एसिड के साथ तब भी सॉल्ट बनता है। ये मेथड्स हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स के। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, इन इक्वेशंस को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए जो बुक के अंदर इक्वेशंस हैं उन्हीं को बैलेंस करने की प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नेक्स्ट 2 परहैप्स वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक के बाद अगला आएगा हाइड्रोकार्बन्स का। दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें से आपने देख लिया होगा पिछले साल के पेपर्स में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इन चैप्टर्स में से। तो सबसे पहली बात कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको नेम कैसे किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करने के लिए हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं नेमिंग का, उसमें आपने उनकी सबसे पहले स्टेम, और स्टेम के बाद सफिक्स। तो स्टेम में ये पहले 10 की स्टेम्स बुक में आपकी लिखी हुई भी हैं, पहले 10 की स्टेम्स, तो आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स काउंट करके आसानी से बता सकते हैं स्टेम क्या है। और फिर अगर वो अल्केन है तो सिंगल बॉन्ड, और अगर अल्कीन है अल्काइन तो डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से आप उसका नाम बता सकते हैं। उसके बाद इनकी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में आप इनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। सोर्सेज भी है, सोर्सेज में कि कहाँ से आप ये लेते हैं। तो जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो मेजर जो है अल्केन्स के सोर्सेज होते हैं, जिसमें कोल भी है, नेचुरल गैस भी, पेट्रोलियम वगैरह भी है। लेकिन
इससे आगे आगे तकरीबन ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना आपने। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, यानी दो तरह की क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई, एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन। ओपन चेन कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में कनेक्टेड नहीं होते। क्लोज चेन में पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में कनेक्टेड होते हैं। फिर ओपन चेन के अंदर दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच्ड होते हैं। ये स्ट्रेट चेन है, और अगर उनमें एक कोई कार्बन एटम या दो कार्बन एटम्स ब्रांच बना लेते हो तो ये ब्रांच्ड है। तो एक आध एग्जाम्पल साथ लाजमी लिखनी है। क्लोज चेन में क्या होता है कि पहला और आखिरी कार्बन एटम देख लीजिए आपस में कनेक्टेड है, इसके अंदर भी कनेक्टेड है पहला और आखिरी, और एक चेन की सूरत में। और अगर इस चेन के अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स हैं तो ये हो जाएगा साइक्लिक और होमोसाइक्लिक। और अगर कोई एक डिफरेंट एटम है, जैसे इसमें एस है, इसमें ओ है, इसमें एन है, तो ये हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक, यानी कार्बन के अलावा भी एटम कोई इस रिंग के अंदर मौजूद है। ओके, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स, इसमें तो ये समझ लें ये घोल के बीज हैं फंक्शनल ग्रुप्स का पूरा टॉपिक ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक एक लफ्ज़ एक एक हर्फ इसमें से याद करना है, कुछ शॉर्टकट्स हैं जिससे आप इन फंक्शनल ग्रुप्स को याद रख सकते हैं। क्या शॉर्टकट्स हैं? देखें, एल्कोहल OH, अगर सिर्फ OH है तो इट इज़ एन एल्कोहल। अब OH वाला और ढूंढे यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है वो होता है एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर OH है और उसके साथ कोई ग्रुप है CH3 CH2 कोई ग्रुप है तो वो एल्कोहल ही होगा। लेकिन OH के साथ अगर ये C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल, तो कार्बोनाइल और OH अगर इकट्ठे मिल जाएं तो वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दोनों बहुत आपस में मिलते जुलते तो इसलिए कंफ्यूजिंग होते हैं। कार्बोनाइल के साथ OH हो गया। अच्छा, अब कार्बोनाइल यहाँ इसके अलावा भी आपको दो जगह यहाँ पे नजर तीन जगह नजर आएगा। ये कार्बोनाइल, इन दोनों का डिफरेंस अक्सर आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अगर आप गौर से देखें तो एल्डिहाइड के अंदर कार्बोनाइल के एक तरफ लगा हुआ है सिर्फ हाइड्रोजन। तो अगर कार्बोनाइल के साथ सिर्फ हाइड्रोजन है एक तरफ, दूसरी तरफ कोई ग्रुप भी हो सकता है, तो वो एल्डिहाइड होगा। लेकिन अगर दोनों तरफ ग्रुप ही हैं, ये R और R डैश क्या बताते हैं, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH2 CH3 है, तो ये कीटोन बन जाता है। और फिर कार्बोनाइल के साथ अगर ऑक्सीजन है, अब कार्बोनाइल वाले ये चार हो गए तो वो एल्डिहाइड और कीटोन हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर हो गया। अगर कार्बोनाइल के साथ ऑक्सीजन है तो वो एस्टर है, और अगर अकेला ऑक्सीजन है तो वो ईथर है। अकेला ऑक्सीजन ईथर हो गया, कार्बोनाइल के साथ ऑक्सीजन हो गया तो वो एस्टर हो गया। बाकी आगे इनकी यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। अगेन एग्जांपल्स अभी याद रख लें, सबसे आसान एग्जांपल आपने चूज़ करनी है, सबसे आसान एग्जांपल। जैसे अल्कोहल की सबसे आसान क्या हो सकती है, मीथेनॉल। तो मीथेनॉल का ये इतना सा फार्मूला, मिथाइल अल्कोहल लिखे हैं, मीथेनॉल लिखे एक ही बात है, और आसान सा स्ट्रक्चर है, बजाय इसके कि आप ये वाले याद करें। लेकिन अगर आप नाम किसी का पूछ लिया, जैसे ये आपको इसका कंटेंट स्ट्रक्चर दे दिया और इसका नाम पूछ लिया, तो नाम के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिनने आपने 1 2 3 4। तो 4 की जो स्टेम होती है वो ब्यूट होती है, तो ब्यूट और OH लगा हुआ तो ब्यूटेनॉल। तो इस तरह आप नेम भी कर सकते हैं इनको हाइड्रोकार्बन्स को। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, अब इसमें सेल्फ असेसमेंट में क्लासीफाई देम एज, यानी आइडेंटिफाई करें, क्लासीफाई करें, ये अल्कोहल है, ईथर है, फिनोल है, तो आसानी से आप कर सकते हैं अगर आपको बेसिक चीज़ जो बताई है वो पता होगी तो। नेक्स्ट चैप्टर में अगेन इसके फंक्शनल ग्रुप के बाद अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो है हाइड्रोकार्बन्स का, हाइड्रोकार्बन्स की प्रिपरेशन और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो मेरे ख्याल में प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है वो अल्कीन्स की, और प्रॉपर्टीज जो है वो अल्केन्स और अल्काइंस की इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये ऐसा चैप्टर है, इसमें आप कुछ छोड़ नहीं सकते, बिकॉज किसी एक की भी प्रॉपर्टीज़ एज सच ऐसा नहीं होगा कि पूरी प्रॉपर्टी सारी आ जाए। ऐसा हो सकता है कि आपको रिएक्शन में स्पेसिफिकली ये पूछा जाए कि प्रिपेयर अल्केन्स को हम कैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन अल्काइन से कर सकते हैं, या राइट टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, यानी अगर अल्कीन्स हैं तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल कर दें, वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्काइन है तो ट्रिपल को डबल और डबल से सिंगल कर लें तो अल्केन्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ में एक बात देख लें कि इसकी ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें डिफ्यूज सनलाइट के ये 1 2 3 ये 4 ये रिएक्शंस हैं, चेन रिएक्शंस हैं। लेकिन अगर वो डायरेक्ट सनलाइट होगी तो एक ही रिएक्शन है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ये कौन सा रिएक्शन आपसे पूछा गया है। इसी तरह अल्कीन्स में प्रिपरेशन
दो प्रिपरेशंस हैं, अक्सर मिक्सअप हो जाती हैं, इसकी और अल्काइन की मिक्सअप हो जाती हैं। तो इसकी है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर को रिमूव करना। तो वाटर को रिमूव कैसे करेंगे, इसमें से OH और इसमें से H, दोनों में से ये रिमूव करते हैं और बॉन्ड सिंगल से डबल करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एन अल्कीन। और सबसे आसान है इथीन, इसलिए यहाँ पे इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट किया गया। फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में परहैप्स सबसे इंपॉर्टेंट है KMnO4 के साथ इसका रिएक्शन। KMnO4 के साथ, हैलोजेंस के साथ भी, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है KMnO4 के साथ रिएक्शन। और KMnO4 के साथ जो इसका रिएक्शन है उससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इथाइलिन ग्लाइकोल। और आप अल्काइन में देखेंगे कि KMnO4 के साथ अल्काइन जब रिएक्ट करेगा तो वहाँ बनेगा ऑक्जेलिक एसिड। ये अक्सर मिक्सअप हो जाते हैं, इसलिए इन दोनों की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। इसकी भी अगेन जनरल मेथड प्रिपरेशन और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसका रिएक्शन है विद KMnO4, वो रिएक्शन ज़रूर आपने करना है जिसमें ऑक्जेलिक एसिड एज अ फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। उसके बाद इसके यूजेस ज़रूर करने, यूजेस ऑफ इथाइन, इथाइन के यूजेस लाजमी करने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, इथाइन के यूजेस। नेक्स्ट चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आप क्लासिफिकेशन, कोई एक कंपाउंड आपको दे देंगे, उसको क्लासिफाई करके बताएं ये मोनो है, डाई है, या ओलिगो है, या पॉलीसेचराइड है। कोई एक कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल रेफिनोज दे देते हैं, रेफिनोज या लैक्टोज दे देते हैं, सक्रोज दे देते हैं। आपको ये इक्वेशन, पूरी इक्वेशन ना भी याद हो, ये पता होना चाहिए कि सक्रोज जो है वो 2 यूनिट्स बनाता है, लैक्टोज मैल्टोज ये 2 यूनिट्स बनाता है, लेकिन रेफिनोज जो है ये लिखा हुआ तो एक ही है, लेकिन इसके साथ पीछे 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 3 यूनिट्स बना रहा है, इसलिए ट्राइसेचराइड है ये। ठीक है जी। तो कोई ऐसा कंपाउंड जिसके आपको यूनिट्स बता दिए जाएँ तो उसकी बेस पे आप उसको क्लासीफाई कर सकें। फिर उसके बाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स, द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अमाइनो एसिड के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 2 फंक्शनल ग्रुप्स इसके अंदर होते हैं। और फिर ये पेप्टाइड डाइपेप्टाइड बॉन्ड का मतलब क्या है, और ये लिंक करके लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन कैसे बनाते हैं, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या बीमारी हो सकती है, जैसे ये बीमारी यहाँ पे लिखी हुई है, डिजीज लिखी हुई है, क्या हो सकती है। सिमिलरली इसके बाद आगे जाएंगे हम विटामिन्स की तरफ। तो विटामिन्स में भी इसी तरह सोर्सेज होंगे, लिपिड्स भी हैं, लेकिन विटामिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स अच्छा पहले न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का तो समझ लें कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है। DNA और RNA का स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, इसका और उसका डिफरेंस स्ट्रक्चर के अंदर। अब इसके स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, फॉस्फेट यूनिट होगा और नाइट्रोजनियस बेस होगी। और फिर इसके फंक्शन में कि ये क्या करता है, ये स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और इसको पास ऑन करता है जनरेशन टू जनरेशन। RNA के अंदर चूँकि वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर था, यहाँ पे राइबोस शुगर है, और DNA से जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको सिंथेसाइज करके न्यू प्रोटीन में RNA कन्वर्ट करेगा। विटामिन्स की कमी से क्या बीमारियां होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स, अगर 2 तरह के विटामिन्स हैं, एक तो उनकी क्लासिफिकेशन फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, और फिर उनकी डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम्स होंगी, वो उनके यूजेस भी बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन C रिक्वायर होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड बूस्टिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। अगर ज़रा इनकी कमी होगी तो इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाएगा, बीमारियां सारी जो है वो हमला कर देंगी इंसान के ऊपर। तो ये एक टेबल ही बना हुआ है, इस टेबल से ही आप देख सकते हैं डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे 2-3 डेफिशिएंसी के पॉइंट्स पढ़ लेने आपने। इसके बाद ऑर्गेनिक वाला काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री भी, इस पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही थे। अब आगे 2 वो हैं एनवायरमेंटल के 2 चैप्टर हैं, एक एयर और एक वाटर का। एयर के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर एक वो टेबल बना हुआ भी है, ये जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं ये, इनकी ये प्रॉपर्टीज़ ही याद कर लेनी है आपने कि इनकी टेम्परेचर क्या होता है और ये कितनी रेंज तक जाते हैं। फिर इनके अंदर क्या क्या होता है, यानी ट्रोपोस्फेयर के अंदर ये हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो है, यानी हमारी जो एयर है मैक्सिमम वो इसी लेयर के अंदर पाई जाती है। और इससे नेक्स्ट जो है उसके अंदर ओजोन होती है, उससे आगे फिर मेसोस्फीयर मिडल लेयर और थर्मोस्फीयर सबसे आउटर लेयर होती है। ये काम थर्मोस्फीयर क्या करती है, थर्मोस्फीयर हमें प्रोटेक्ट करती है। थर्मोस्फीयर को भी 2 तरह की लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। आयोनोस्फीयर वो 80 to 400 किलोमीटर तक होती है, और उससे ऊपर वाली जो है वो उसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है यहाँ पर एयर पोल्यूटेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर पोल्यूटेंट्स
कि एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो कैसे पोल्यूट करते हैं। जैसे सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं वो कैसे पोल्यूट करते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड बनता है, ट्राइऑक्साइड से अगला स्टेप होता है सल्फ्यूरिक एसिड, वो आगे एसिड रेन आएगा, उसमें हम देखेंगे एसिड रेन कैसे कॉज करता है। और फिर इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, इनके क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से ये दाखिल होते हैं हमारी इन्वायरमेंट में, और फिर ये कैसे हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं। और फिर इनसे आगे ये आगे इनके सोर्सेज, ह्यूमन एक्टिविटीज़, नेचुरल सोर्सेज, और फिर हम कैसे अपनी ही एयर को किस तरह डैमेज कर रहे हैं। तो ये सोर्सेज और ये इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बी सेक्शन में इसका क्वेश्चन अक्सर आता है। और फिर आगे एसिड रेन, और एसिड रेन में एक नीचे देखिएगा इक्वेशन लिखी भी होगी, ये इक्वेशन ये ज़रूर करनी है कि मार्बल स्टेचूज़ या मार्बल बिल्डिंग्स को जब एसिड रेन होगी तो वो मार्बल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो उसके साथ रिएक्ट करके यानी उसको फेड करवा देगी उसका कलर। ओके, ओजोन डिप्लीशन ये ज़रा बड़ा है टॉपिक काफ़ी, और इक्वेशंस भी है इसमें ज़्यादा, तो अगर ये पहले तैयार नहीं किया हुआ तो अभी मत कीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाटर का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इसमें 2 पॉइंट्स हैं वाटर वाले में, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, और टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, 2 तरह की हार्डनेस होती है जी, एक होती है टेम्परेरी और एक होती है परमानेंट। ये सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, तो सॉफ्ट वाटर जो है उसको जो ईजीली स्कम फॉर्म नहीं करता, और सोप आसानी से वो लेदर बना देता है, और ये नहीं बना सकता। इसमें 2 तरह की फिर होगी, एक में बाइकार्बोनेट्स होंगे और दूसरे में सल्फेट्स होंगे। टाइप्स ऑफ हार्डनेस नीचे लिखी हुई है दोनों टाइप्स। जो टेम्परेरी है उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, बॉइलिंग से कर सकते हैं, क्योंकि बॉइलिंग से क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट है वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो परमानेंट है उसको आप सिर्फ बॉइलिंग से नहीं कर सकते। ये है मेथड्स टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस। अब इसमें इक्वेशन लाजमी करनी है, इक्वेशन के बगैर इसको लिखना ही नहीं है। बाइकार्बोनेट होता है HCO3, M की जगह पे आप कैल्शियम या मैग्नीशियम लिखते हैं, तो ये HCO3 कन्वर्ट हो जाता है CaCO3 में, ये MgHCO3 कन्वर्ट हो जाता है MgCO3 में, साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, ये रिमूव कर देता है उसकी हार्डनेस को। लेकिन और दूसरा मेथड इसका होता है क्लार्क्स मेथड, जिसमें आप स्लेक्ट लाइम जो है वो ऐड कर देते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं, उससे भी ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट में चेंज करना है बेसिकली। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है उसमें वॉशिंग सोडा या आयन एक्सचेंज मेथड, ये दोनों मेथड्स करने हैं इक्वेशन समेत। इनमें फिर बता रहा हूँ, इक्वेशन के बगैर इसका आंसर नहीं लिखना पेपर में, जब भी आएगा इक्वेशन समेत लिखना है। अच्छा जी, उसके बाद वाटर की पोल्यूशन। अब ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल किस्म के क्वेश्चंस हैं, ये चॉइस के साथ आएंगे चैप्टर 9 और चैप्टर 10 के क्वेश्चंस के साथ, यानी आपको पता ही है कि चॉइस ऐसे होगी, और एक क्वेश्चन इधर एक क्वेश्चन इधर। अब पेपर को ज़रा वाइजली आपने क्वेश्चंस को चूज़ भी करना है। अगर एक तरफ हो इंडस्ट्रियल यानी हमारी एक्टिविटीज़ कैसे हैं जो पानी को कर रही हैं पोल्यूट कर रही हैं, और दूसरी तरफ क्वेश्चन हो चैप्टर 9 में से चैप्टर 10 में से, तो 9-10 वाले चैप्टर वाला क्वेश्चन करना है, इनको नहीं करना। ये थ्योरी वाले हैं, इसमें कुछ ना कुछ रह जाता है, मार्क्स की कटिंग हो जाती है, उसमें वो नंबर भी आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये प्रोसेस जो हैं, ये 4 प्रोसेस हैं वाटर की ट्रीटमेंट के, इन पे ज़रूर आपने नज़र मारनी है, वाटर की ट्रीटमेंट के प्लांट्स के जो हैं। अच्छा जी, वाटर बोर्न डिजीज़ का पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है ये भी, लेकिन अगेन ये चॉइस के साथ आएगा चैप्टर 10-11 के क्वेश्चंस के साथ। तो ये डिजीज़ के मिलते जुलते सिम्टम्स हैं, मिलते जुलते इनकी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये कन्फ्यूजिंग सा हो जाता है अक्सर स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ज़ाहिर है इनको नज़र ज़रूर मारनी है साथ आपने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका होगा आखिरी वाला। उसमें तकरीबन सारे ही मेथड्स इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सॉल्वेज, अमोनिया प्रोसेस और यूरिया ये सबसे पहले करना है। बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, इसकी एक आपके जहन में स्कीम होनी चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमने कंसंट्रेशन करनी होती है, जो हमें और मिला है उसको कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेशन करने के बाद उसकी सेपरेशन करेंगे, और फिर उसके बाद फ्लोटेशन प्रोसेस से अलग कर लेंगे, और फिर उसके बाद मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फर्दर हम उसमें रोस्टिंग करेंगे, स्मेल्टिंग करेंगे और बेस्मराइजेशन करेंगे। रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और बेस्मराइजेशन। अब सारी इक्वेशंस याद ना भी करें तो स्मेल्टिंग की और ये इक्वेशन ये ज़रूर करनी है, ठीक है। इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आपको याद होगा, इसमें है बुक के एंड में। और फिर उसके बाद है जी सॉल्वे प्रोसेस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा
करना है आपने। रॉ मटेरियल्स क्या यूज़ होंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। बेसिक रिएक्शन, अब सबसे पहला है अमोनियल ब्राइन की प्रिपरेशन है, और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ऐड यानी कार्बोनेशन का मेथड है, और फिर उसके बाद अमोनियम बाइकार्बोनेट और उसके बाद अमोनियम कार्बोनेट एंड में प्रोड्यूस होता है। ये आसान ही है, कुछ इतना मुश्किल है भी नहीं। और एंड में जाकर अमोनिया की प्रिपरेशन कैसे होती है, इक्वेशन समेत, अगेन ये पूरा टॉपिक करना है इक्वेशन समेत, एडवांटेजेस भी इसके साथ करना है। ये तो पूरा टॉपिक एज इट इज करना है, ये वाला और यूरिया वाला। हाँ, ये इसका वो है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट अगर याद कर सकते हैं तो ये फ्लो चार्ट है पूरा। लॉन्ग में अगर आ जाए, मतलब अब वैसा पैटर्न वैसे है नहीं कि आपका एक ही सवाल 8 नंबर का दे देंगे, लेकिन बहरहाल इस पर एक नज़र इस पर मार लेनी है। आगे यूरिया वाला, अगेन इक्वेशन समेत यूरिया की प्रिपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। रॉ मटेरियल क्या है, वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, और दो स्टेप्स में ये काम हो रहा है। 2 स्टेप्स में, एक अमोनियम कार्बोनेट बन रहा है और दूसरे में यूरिया बन जाता है। और फिर उसके भी अगेन यूजेस क्या है, यूरिया हम खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स में। ठीक है जी। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए हम इन फ्रैक्शंस को अलग कैसे कर सकते हैं। ये अलग इसलिए होते हैं कि सबके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो ये आगे लिखा भी है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, और नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स की वजह से इनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है। जितने कार्बन आइटम्स ज़्यादा होते जाते हैं उतने वो सब्सटेंस जो है वो डेंस होता चला जाता है, और उतना ही वो नीचे रहता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पूरी बुक की तकरीबन मैंने बता दी है, कुछ मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा बता दी है, लेकिन चलें खैर, जो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने मार्क करवा दिए। चैप्टर्स आपको बता दिए, स्टार्ट वाले 4 चैप्टर्स हैं, और ये आखिरी चैप्टर लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीच में एक वाटर वाला चैप्टर है, उसके क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। अब मैं कोशिश करूँगा एक पेपर पूरा केमिस्ट्री का ही अपलोड कर दूँ, और उस पेपर में भी कुछ जो क्वेश्चन हैं उनको आंसर कैसे करना है वो तरीका बताऊंगा। तो कल तक इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, और इंशाल्लाह पेपर वाले दिन भी जैसे मुझे पेपर मिला पेपर के बाद, तो उसका सोल्यूशन भी मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव समेत चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।